हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लगातार 10वीं क्लास आज लेकर के आ गए हैं। आप तो बस पढ़ते रहिए और सफलता को प्राप्त करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आज 10वीं क्लास। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभिक कवि जिसे हम मानते हैं, गासाद तानसी से ला करके हमने लास्ट में पढ़ा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब उनके पश्चात हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया, कौन कौन से कालखंड थे, उनके द्वारा कौन कौन से साहित्य इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन से थे, कब लिखे, इस बाबत हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, उस बाबत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं अपन। तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई थी 1999 ईस्वी में। और 1915 में उनका जन्म कहाँ हुआ था? अतरौली, अलीगढ़, यूपी में। इसके पश्चात हम बात करते हैं साहित्य के इतिहास से संबंधित डॉक्टर नगेंद्र ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो इस बाबत हम चर्चा करते हैं। तो पहली रचना इनकी महत्वपूर्ण मानी जाती है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना लिखी उन्होंने सन 1973 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसके पश्चात उन्होंने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रचना यह भी, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, यह रचना उन्होंने, सबसे पहले तो इसको बता दूं मैं, इसके बारे में बता दूं आपको कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो पुस्तक है कुल कितने खंडों में है। तो इस प्रश्न का उत्तर कुल 16 खंडों में यह पुस्तक लिखी गई है। उसके पश्चात 16 खंडों में लिखी गई है, तो बहुत ही लंबी अवधि के दौरान इसको लिखा गया है। तो कब से कब तक, तो इसको बताऊं मैं, 1957 से ला करके 1984 ईस्वी तक इस पुस्तक का प्रकाशन 16 खंडों में किया गया है। और यह भी बता दूं किसके द्वारा, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। कितने खंडों में है? तो 16 खंडों में। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1957 से लाकर के 1984 ईस्वी तक इस पुस्तक को लिखा गया था। उसके पश्चात इनकी तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी में। फिर देव और उनकी कविताएं, यह जो पुस्तक थी, यह एक शोध ग्रंथ माना जाता है, शोध ग्रंथ माना जाता है। और इसकी रचना मानी जाती है 1949 ईस्वी में, कहीं कहीं 1948-49 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था। फिर इनसे संबंधित प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, कौन कौन से आलोचनात्मक रचनाएं लिखी है, और बहुत सारी उनकी रचनाएं मानी जाती है। तो इनका पहला काव्य संग्रह माना जाता है वनबाला। वनबाला कब लिखा गया था? 1937 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखित पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो वनबाला 1937 ईस्वी में। उनके द्वारा लिखित कुछ आलोचनात्मक रचनाएं भी हैं जो हमें महत्वपूर्ण याद रखनी है। सुमित्रानंदन पंत 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन। साकेत, एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक 1940 ईस्वी में। तो ये तो जो रचनाएं हैं, इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनका परिचय हम आगे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखित अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाएं हमने पिछले कुछ क्षणों में पढ़ी थी। अब हम आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में और हिंदी साहित्य से संबंधित डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखित अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, इसमें हम बात करते हैं
विचार और विवेचन, यह रचना सन 1944 में लिखी थी इन्होंने। उसके पश्चात विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर क्रमबद्ध तरीके से इनकी सारी रचनाओं को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आपको इसको नोट करना है और याद करना है। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951, विचार और विश्लेषण 1955, अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957 ईस्वी, अनुसंधान और आलोचना 1961 ईस्वी, रस सिद्धांत 1964 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है रस सिद्धांत 1964 ईस्वी में, आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी, आस्था के चरण 1969 ईस्वी, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 में, आस्था और समाधान 1971 ईस्वी। इस प्रकार से 1944 से ला करके 1971 ईस्वी तक की सारी क्रमबद्ध तरीके से इनकी रचनाएं इस प्रकार से यह हमें याद रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कौन कौन से चरणों में इनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो उसको हम पढ़े उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अब तक हमने जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित चर्चा की, तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया गया है। जैसे मैं आपको मुख्य तौर पर बता दूं कि पहला काल जैसे तो हम कहते हैं आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो आधुनिक काल तक सबने विभाजन किया था, परंतु डॉक्टर नगेंद्र पहले ऐसे थे जिन्होंने आधुनिक काल जो था उसके भी उप भागों में विभाजित किया था। तो उसके आगे का जो इतिहास था उसको भी अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया था। तो चलिए हम बात करते हैं कि इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वह मुख्य तौर पर 4 खंडों में किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है इन्होंने? 4 कालखंडों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि इनके द्वारा जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल के भी उन्होंने उपभाग किए हैं। कितने हैं? 4। तो मुख्य तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया, और फिर आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में विभाजित करने वाले कवि कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन हम पिछले कुछ क्षणों में कर दिए हैं। अब आगे देखिए, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके द्वारा काल विभाजन जो किया गया उसके पहले काल का नाम है आदिकाल। और आदिकाल का जो समय इन्होंने माना 7वीं शताब्दी के मध्य से लगा करके 14वीं शताब्दी के मध्य तक, अर्थात कि लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य से अर्थात कि लगभग 650 ईस्वी से लगा करके अपन माने इधर 14वीं शताब्दी के मध्य तक, अर्थात कि 1350 ईस्वी के मध्य तक, अर्थात कि मध्य दे रखा है 14वीं शताब्दी, तो 650 ईस्वी से लगा करके 1350 ईस्वी के आसपास में हम कहेंगे। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया है? आदिकाल। उसके पश्चात दूसरा काल भक्ति काल। भक्ति काल का समय इन्होंने माना है 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक, अर्थात कि 1350 से स्टार्ट करेंगे और 1650 ईस्वी तक इन्होंने भक्ति काल का समय माना है। फिर तीसरा रीतिकाल। रीतिकाल का समय इन्होंने माना है, यहां पर मैं लिख देता हूं, 14वीं शताब्दी मध्य से ला करके तो 1350 ईस्वी से ला करके अपन यहां पर बात करें 1650 ईस्वी का समय मान। 1650 ईस्वी अगर इधर माने 17वीं शताब्दी के मध्य से, यानी कि 1650 ईस्वी से ला करके 19वीं शताब्दी के मध्य तक 1857 ईस्वी इन्होंने माना है। फिर इधर अपन बात करें आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ इन्होंने माना है 19वीं शताब्दी के मध्य से अद्यतन, अर्थात कि अब तक। 19वीं शताब्दी के मध्य से अर्थात कि 1860
1857 ईस्वी से ला करके अब तक 1857 की जो क्रांति हुई उस समय साहित्य के इतिहास में भी बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुए। और साहित्य के इतिहास में अपन बात करें, हिंदी साहित्य में ऐसे क्रांतिकारी रचनाएं लिखना प्रारंभ हो गया था और उस समय को उन्होंने आधुनिक काल का प्रारंभ माना था। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ कौन सी ईस्वी से या फिर कौन से सन से, तो फिर 1857 ईस्वी से अपन मानते हैं। फिर आधुनिक काल को भी उन्होंने 4 उपभागों में विभाजित किया था। तो कौन कौन से नाम उन्होंने दिए थे? पहला जो अपन मानते हैं 1857 ईस्वी से ला करके 1900 ईस्वी तक का जो समय था उसको उन्होंने कहा था भारतेंदु युग हम कहते हैं, लेकिन उन्होंने इस काल को, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कह करके पुकारा था। तो प्रश्न आता है कि भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहकर पुकारा था, क्या नाम दिया था? तो पुनर्जागरण काल। और पुनर्जागरण काल का समय उन्होंने क्या डिसाइड किया था? 1857 ईस्वी से ला करके 1900 ईस्वी तक। उसके पश्चात आधुनिक काल का जो दूसरा चरण, और इसमें द्विवेदी काल, द्विवेदी काल अर्थात कि द्विवेदी युग, इसको उन्होंने नाम दिया था जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल का समय उन्होंने माना 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। फिर तीसरा था छायावाद। छायावाद का समय उन्होंने माना है 1918 ईस्वी से ला करके 1938 ईस्वी तक। फिर चौथे नंबर पर हम लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला है प्रगति प्रयोग काल, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जिसको हम कहते हैं, इन्होंने दोनों को मिक्स कर लिया था। प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से ला करके 1953 ईस्वी तक। उसके पश्चात नवलेखन काल, नवलेखन काल का समय उन्होंने माना 1953 ईस्वी से ला करके अब तक। अर्थात कि इस प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 खंडों में किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आधुनिक काल को भी पहली बार 4 उपभागों में विभाजित किया गया था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावादोत्तर युग। इस प्रकार से इस पूरे समस्त विवरण को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में हिंदी से संबंधित आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है और कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका हमें बहुत ही ध्यान से उत्तर देना है। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने किस नाम से संबोधित किया था या फिर उसका क्या नाम दिया था? तो पुनर्जागरण काल। इसका समय है 1857 ईस्वी से ला करके 1900 ईस्वी तक। उसके पश्चात जो द्विवेदी युग चला था उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? तो जागरण सुधार काल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इस प्रकार से इन दोनों के इस प्रकार का नामकरण हमें डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित याद रखना है। तो दोस्तों यह तो था डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रमुख बातें थी मैंने आपको बता दी। अब आगे हम जा करके अगले कवि के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें रही उस बाबत हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुछ लोग मुझे कमेंट करके या फिर फोन करके पूछते हैं कि भाई हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आप सारी पूरी क्लासें दोगे क्या? तो जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सारी क्लासें आपको इस वीडियो के अनवरत प्रयास से आपको दी जाएंगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। आप इस निःशुल्क कक्षाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगली क्लास में मिलते हैं। जय भारत।